ए बउआ, ये तो उहे टुडुआ का फोटो आया है। ये उहे टुडुआ है ना? अरे चिरकुट चाचा, कम से कम पेपर तो सीधा पकड़ा करो। पेपर ऊपर पढ़ते हो नहीं, खाली फोटो देख के कहते हो कि ये है वो है। और हाँ, ट्रूडो ही है। पता नहीं ससुरा का सब पॉलिटिकल ड्रामा है। कनाडा में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गया है, ओकरा से खाली बचने के लिए ई हरजीत सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी था, ओकरा मर्डर का नाम इंडिया पे डाल रहा है। फिलहाल ये बात अलग है कि जो इंडिया का टॉप वांटेड लिस्ट है वो वैसे ही बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है, जैसे इस देश से कांग्रेस। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में इंडिया अपना जवाब दे दिया है कनाडा को, और वो है ई। चल पता नहीं का ये ट्रूडो भाई साहब को इतना जरूरत था उड़ता तीर अपने पास लेने के लिए। अरे खालिस्तान 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 ही बबुआ, खालिस्तान है का? अरे चाचा, खालिस्तान के बारे में जानना है तो थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलना पड़ेगा। तो हुआ ऐसा कि 1929 में जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे लाहौर में लाहौर सेशन के लिए, अब प्रेजेंट के पूर्ण स्वराज, तो क्या 3 गो आदमी अपोज किया। मालूम है कौन कौन? पहला था मोहम्मद अली जिन्ना, वो का है भाई तो मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान के लिए। और दूसरा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो का है द राइट फॉर दलित के लिए। और तीसरे थे मास्टर तारा सिंह, वो का है द खालिस्तान के लिए। ये पहला बार था जब खालिस्तान लोग के सामने आया। लेकिन कहीं ना कहीं 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना भीमराव अंबेडकर का तो बात मान ही लिया गया, लेकिन तारा सिंह को कह दिया गया आई एम सॉरी बाबू। और जब तक फिर 1947 आया तब तक ये वो ससुरा डिमांड मूवमेंट में बदल गया। इसका नाम दिया गया था पंजाबी सूबा मूवमेंट, जो कि बस उनका एक ही डिमांड था, अ सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। लेकिन फिर से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी था वो इसको कैंसिल कर दिया। एकरा बाद जब खूब बवाल हुआ, खूब रेड हुआ, खूब अनशन धरना सब हुआ। यही सिलसिला जो है वो 16 साल तक चला, जब तक 1966 नहीं आ गया। ठीक बा चाचा? अरे वो तो ठीक है, लेकिन 1966 में ऐसा हो का गया बबुआ? तो हुआ ऐसा कि 1966 में जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो पंजाब को 3 हिस्सा में बांट दी। काथी बेसिस पे? खाली लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब भाषा के बेसिस पे। और पहला स्टेट बना पंजाब, जो कि था पंजाबीज के लिए। और फिर दूसरा बना हरियाणा, जो कि था हिंदी स्पीकिंग पब्लिक के लिए। और फिर तीसरा बना चंडीगढ़, जो कि एक कॉमन कैपिटल रहेगा दोनों स्टेट का, जना की यूटी बना दिया गया। और उसके बाद भी कुछ हिली रीजन था जो कि हिमाचल को दे दिया गया। चलो बढ़िया है, लास्ट में मामला कुल सुलझे गया। अरे मामला सुलझा कहाँ और उलझ गया। आई मैं समझाता हूँ। तो जो ट्राइफिकेशन किया गया वो में हुआ ये कि बहुत लोगों को ऑफेंड हो गया। बहुत लोग ये समझने लगे कि हमारे साथ तो धोखा हो गया भैया। किसी को कोई कंबाइंड कैपिटल नहीं पसंद था, तो किसी को बांटने का तरीका नहीं पसंद था, और किसी को लग रहा था कि हम तो पहले डिमांड बहुत ज्यादा किए थे, अब कैसे इतना छोटा छोटा कर दिया हम लोगों को। अब फिर इसके बाद एक नया दौर चालू हुआ राइट्स का, जो कि पंजाब को बहुत डिस्टर्ब रखने वाला था आगे चलकर। देखिए एगो चीज है कि ये सब जो चीज होता है ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होता है। यह एगो वजह था कि जहाँ पर अब पंजाब बहुत डिस्टर्ब रहने वाला था। तो 1973 में जो सिख कम्युनिटी थी उसने ये डिमांड कर दिया कि उनको प्योर ऑटोनॉमी चाहिए पंजाब स्टेट का। फिर एगो ये लोग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बनाए थे, जिसमें तो बहुत सारा डिमांड था कि सबसे पहला था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे पंजाब के लिए। आई जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था, इसमें ये भी पॉइंट था कि हम इस पे काम करेंगे कि कैसे हिंदू लोगों को सिख लोगों से अलग किया जाए धर्म के नाम पर, और ऐसा बहुत कुछ था उसमें। और फिर 1980 में ये जो डिमांड था खालिस्तान का, ये अपने सबसे पीक पे पहुंच गया। इसको खूब फंडिंग भी मिल रहा था। आई वही टाइम था जब जरनैल सिंह भिंद्रावाला पिक्चर में आया। अब आप पूछेंगे कि कौन है, तो मेरा जवाब इसके लिए ये रहेगा कि ये एक स्कॉलर जो कि बाद में मिलिटेंट बन गया। ए चाचा सुन रहे हो ना? नहीं सुन रहे हो? और तुम बोलते जाओ बबुआ, हम सुन रहे हैं। चलिए चाचा तो नहीं सुन रहे, आप तो सुन ही रहे होंगे। तो इसके बाद जो भिंद्रावाला है वो पूरे पंजाब में खूब अपना कैंपेन किया रेडिकल व्यूज का। और एहजा तक चला गया क्यों कहा कि एक सिख को कम से कम 32 हिंदू का खून करना चाहिए, तब जाके जो सिख है हिंदू का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अरे मर्द तो ये टाइम पर सरकार क्या कर रही थी? तो जैसा कि हम पहले कहे थे, ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। जो जनरल सिंह भिंद्रावाला है वो कांग्रेस का ही सेटअप किया हुआ है, और ये इतना जो छूट दिया गया वो सब कुछ कांग्रेस के द्वारा ही दिया गया पहले। अब भिंद्रावाला इतना बड़ा हो गया था कि अब हम ही लोगों को काट रहा था, अब वो कांग्रेस को ही अटैक कर रहा था। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड इट विल बाइट यू समडे। ए बबुआ, अंग्रेजी ना झाड़ो, अब सीधा बताओ कि आगे क्या हुआ। खुद तो अंग्रेजी आता नहीं है, हमको सिखा रहे हैं। चलता है मुझसे।
फिर 1982 में ये जो भिंद्रेवाला है ये ससुराल ज्वाइन कर लिया अकाली दल के साथ हाथ मिला के ये शुरू किया एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वो बहुत जल्दी एक इंसर्जेंसी में बदल गया। भिंद्रेवाला इतना तेज निकला कि पुलिस से बचने के लिए कि कभी हम अरेस्ट ना हो पाए, इसके लिए जाके गोल्डन टेम्पल में शरण ले लिया, अपना रेजिडेंस उसी को बना दिया। आई ससुर जो निर्दयी आतंकवादी है ये बहुत सारा हिंदू किलिंग के पीछे था। एस्टिमेट लगाया जाता है कि कम से कम 30,000 हिंदू यही सिख हिंदू वाले राइट में मरे हैं, कम से कम 30,000। इतना सब होते हुए भी गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, गवर्नमेंट एकदम सो रही थी। फाइनली जब सर के ऊपर पानी चला गया तो 1984 में इंदिरा गांधी ने कुछ स्टेप लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को ऑपरेशन दिया कि भिंद्रेवाले को मारना है और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ब्लू स्टार ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है इसको कंडक्ट किया गया गोल्डन टेम्पल में। ओकरा में भिंद्रेवाला के साथ साथ 493 मिलिटेंट को मार दिया गया, लेकिन इसमें कुछ कोलैटरल डैमेज भी हुआ जिसमें कि हमारे 83 वीर जवान शहीद हो गए और हमारे 249 जवान घायल हो गए। और इसी के साथ ये ऑपरेशन 10 जून 1984 को सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। लेकिन ये खालिस्तान का जो डिमांड है, इसका जो प्रचार है, भिंद्रेवाला इतने हाई लेवल तक लेके चला गया था कि उसके मरने के बाद काफी रेप्लिकेशन भी हुआ इस चीज का। और इसमें 3 मुख्य लोगों की खालिस्तान ने जान ले ली। सबसे पहले थी उसमें इंदिरा गांधी। मात्र 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 पर्सनल सिख बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार के हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद फिर एंटी सिख राइट फैल गया पूरे के पूरे इंडिया में, जहाँ पर की एस्टिमेट लगाया जाता है कि कम से कम 8,000 सिखों को मार दिया गया था। इससे फिर आग बबूला होकर खालिस्तान ने फिर जो हमारे 13th आर्मी चीफ थे AK वैद्या, उनका कत्ल कर दिया गया। और फिर उसके बाद 1995 में जो उस समय के सीएम थे पंजाब के बयान सिंह, उनको कार बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। और ये सबकी जिम्मेदारी जो है वो खालिस्तान ने ली। जिसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत टाइट एक्शन लिया इसके ऊपर, क्योंकि जब अपने पे आया तो पता चल गया। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे और उन सबको पकड़ना और मारना चालू किया। और ऐसे जो है वो खालिस्तान ग्रुप एक तरह से इंडिया में उस समय ही खत्म हो गया। अरे बबुआ, तो खालिस्तान का बात कहाँ से वापस आ गया? तो हुआ था ऐसा कि जब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर खूब एकदम टाइट एक्शन लेना चालू किया था, उस टाइम बहुत सारे जो खालिस्तानी सपोर्टर थे वो बहुत सारे यहाँ से भाग गए। और जब भागे थे तो वो स्पेसिफिकली गए थे 5 आई कंट्रीज में। 5 आई कंट्रीज होती हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, कनाडा। और वहां जाके ये वहां पर ये अपने मुहिम को जिंदा रखना चाहते हैं। और वहां पे ये अपनी पंजाबी कम्युनिटी में ये बहुत ज्यादा फैलाते हैं कि खालिस्तान बनाना है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर बहुत ज्यादा ब्रीफली बात किया जाए तो इनको बहुत तगड़ी फंडिंग मिलती है पाकिस्तान के द्वारा। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के एक्स PM थे भुट्टो, उन्होंने बहुत ओपनली कहा था एक बार, वी हैव लॉस्ट बांग्लादेश एंड इट इज टाइम फॉर इंडिया टू लूज वन ऑफ इट्स स्टेट। लेकिन शायद पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है कि बाप बाप होता है। अगर वापस से कोई पंगा लिया तो देखना बलूचिस्तान भी ना निकल जाए। और ये बात वापस से इस चीज से सिद्ध होती है कि इनको बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है पाकिस्तान से। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पहला मैप है जो खालिस्तान के लिए प्रेजेंट किया गया था कि खालिस्तान हमें इतना चाहिए और ये इसकी बाउंड्री रहेगी। और ये जो आप मैप देख रहे हैं वो है नया मैप खालिस्तान का, जहाँ पर वो खाली इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर अंदर ही खालिस्तान की जमीन को दिखाते हैं कि वो लेंगे, कब्जा करेंगे। और जो JNK है वो उसको पाकिस्तान की तरफ दिखाते हैं। इससे खूब खुल के जाहिर होता है कि उनको खूब फंडिंग मिल रहा है पाकिस्तान से। अरे तो का कभी खालिस्तान जब है इंडिया को तोड़ वापस से बना सकता है? अरे घंटा, ये दिन कयामत तक भी इनका नहीं हो पाएगा। अगर इंडिया में बात किया जाए तो खालिस्तान हैज एब्सोल्युटली नो सपोर्ट, नो स्टैंड इन इंडिया। और जहाँ तक कि खालिस्तान का बात है तो खालिस्तान उस शोले पिक्चर का ठाकुर है जिसको दोनों हाथ नहीं है और खुजाने के लिए भी उसको रामलाल चाहिए। और रामलाल कॉल पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का बात किया जाए तो आपको पता ही है कि आजकल तो वो कटोरा में आटा मांग रहा है, तो जो खुद आटा मांग रहा है वो दूसरों को क्या खिलाएगा। और जहाँ तक हमारे सिख कम्युनिटी की बात है तो सिख कम्युनिटी हमारे देश में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि वो बहुत ही लॉयल होते हैं, फियरलेस होते हैं, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत ही ब्रेव होते हैं। और जो सिखिज्म का जन्म है वो हमारे हिंदुइज्म से ही हुआ है। और सिख और हिंदू भाई भाई हैं इस देश में। यहाँ पे सिख मंदिर भी जाते हैं, हिंदू जो है वो गुरुद्वारे भी जाता है। तो ये सब बेफालतू का बात है खालिस्तान। तो इसीलिए हमारे देश को तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अगर सब मिला जुला के अगर आपको एक बात बोला जाए, ये समझ लीजिए मॉरल ऑफ द स्टोरी तो ये है कि दुनिया में जो भी हो रहा है उससे किसी ना किसी का दुकान चल रहा है। जय बात, एकदम बढ़िया बबुआ, एकदम बढ़िया। हे गाइस, आशा करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि हम अपने आप में और बदलाव कैसे ला सकते हैं। अगले वीडियोस के लिए टॉपिक्स भी सजेस्ट करिए, क्योंकि ये चैनल बस मेरा नहीं हम सबका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में एक नए
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।